यस डियर स्टूडेंट्स, आज का अपना टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जेनेटिक्स में ये आता है। जेनेटिक्स क्या है? ए ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ हेरेडिटी एंड वेरिएशन। दो चीजें। आखिर हेरेडिटी क्या होती है? तो ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, इसे हम हेरेडिटी कहते हैं। Inheritance is the process by which characters are passed from one generation to another or parent to progeny. It is the basis of heredity. एंड जब ये कैरेक्टर ट्रांसफर होंगे तो कुछ ना कुछ वेरिएशंस आते हैं। दो तरह की वेरिएशंस होते हैं, एक कॉन्टिन्यूअस वेरिएशन है और दूसरा डिसकॉन्टिन्यूअस वेरिएशन है। जब इस वेरिएशन की हम चर्चा करते हैं तो एक बहुत खास बात हमारे पास आती है, क्या कि रिकॉम्बिनेशन के कारण कॉन्टिन्यूअस वेरिएशंस आती हैं, जबकि म्यूटेशन के कारण डिसकॉन्टिन्यूअस वेरिएशन आती हैं। ह्यूमंस को, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ह्यूमंस को लगभग 8000 से 1000 बिफोर क्राइस्ट ये पता चल गया कि वेरिएशन का जो रीजन है वो कहीं ना कहीं सेक्सुअल प्रोडक्शन में छिपा हुआ है। सॉरी। तो क्या किया इन्होंने? इस एक्सप्लॉइट को, इस वेरिएशंस को एक्सप्लॉइट किया जो वाइल्ड पॉपुलेशन में होता है। तो क्या किया इन्होंने? सेलेक्टिवली ब्रीड एंड सेलेक्ट द ऑर्गेनिज्म फॉर पॉसिबल डिजायरेबल कैरेक्टर। और इसका एक एग्जांपल हमारे पास जो आता है, पंजाब के अंदर साहीवाल काऊ डेवलप की गई, किससे? आर्टिफिशियल सिलेक्शन एंड डोमेस्टिकेशन फ्रॉम एंसेस्ट्रल वाइल्ड काऊ से। फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स बैटसन को बोला जाता है, फादर ऑफ जेनेटिक्स ग्रेगर मेंडल को, एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स जो करने वाले थे थॉमस एंड मॉर्गन को बोला जाता है। बाकी तो और कोई क्वेश्चन नहीं आना चाहिए। जेनेटिक्स में कुछ अपनी टर्मिनोलॉजी है, जैसे कि कैरेक्टर। कैरेक्टर क्या होता है? फीचर ऑफ एन इंडिविजुअल, जो बाहर दिखता है वही फिनोटाइप होता है, तो कोई फीचर है। कंट्रास्टिंग कैरेक्टर क्या होते हैं? डिटेक्टेबल वेरिएशंस होते हैं, जैसे कि प्लांट हाइट के लिए टॉल एंड ड्वार्फ, ये दो कंट्रास्टिंग ट्रेट हो गए। अब ये जो कैरेक्टर हैं, मेंडल साहब कहते हैं कि वास्तव में फैक्टर, मेंडल ने एक वर्ड दिया, फैक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सप्रेशन ऑफ पर्टिकुलर कैरेक्टर। बाद में उसी को जॉनसन ने जीन नाम दे दिया। अब जो एक जीन होता है, जीन विच कोड फॉर ए पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट, उसको एलिल कह दिया गया। दे आर स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म ऑफ सेम जीन प्रेजेंट ऑन सेम लोकाई एट होमोलोगस क्रोमोसोम। ध्यान दीजिएगा, सबसे खास बात यह है कि ये सेम लोकाई पर प्रेजेंट होते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम के। तो कोई भी डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है तो उसके अंदर कितने एलील होंगे? 2 एलील होंगे। हैप्लॉइड है तो कितने होंगे? 1 होंगे। अब दो तरह की कंडीशन आती है, होमोजाइगस कंडीशन। मान लो ये एक क्रोमोसोम है और दूसरा क्रोमोसोम ये है, तो अब अगर इस पर्टिकुलर लोकस पर यहां मान लो कैपिटल टी है और यहां कैपिटल टी है, या वाइस वर्सा, मान लो यहां पर स्मॉल टी है और यहां भी स्मॉल टी है, तो अगर सेम है तो उसे क्या कहेंगे? होमोजाइगस। और हेट्रोजाइगस मतलब क्या हो जाएगा? डिफरेंट केस हो जाएगा। हेट्रोजाइगस मतलब एक में कैपिटल टी होगा और दूसरे में स्मॉल टी होगा, तो ये कंडीशन हेट्रोजाइगस कहलाती है। एक और कंडीशन आती है हीमीजाइगस, एक ही एलील प्रेजेंट है। जैसे अगर हम बात करें ह्यूमन के अंदर मान लो कलर ब्लाइंडनेस का जीन है मेल के अंदर, तो एक्स क्रोमोसोम पर ही ये प्रेजेंट होता है, वाई पर नहीं होता। तो ऐसी कंडीशन को हम हेमीजाइगस कंडीशन कहते हैं। तो जनरली हमें कौन सी कंडीशन मिलेगी? जनरली हमें होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस कंडीशन मिलेंगे। जीनोटाइप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जेनेटिक कंपोजिशन ऑफ ऑर्गेनिज्म या कॉम्बिनेशन ऑफ एलिल्स को हम बोलते हैं जीनोटाइप। और फिनोटाइप क्या है? विजिबल या डिटेक्टेबल कैरेक्टर्स ऑफ एन इंडिविजुअल। फिनोटाइप आता है किसके कारण? जीनोटाइप और एनवायरनमेंट के इंटरेक्शन के कारण आता है। एक वर्ड आता है हैबिट विगर या हेट्रोसिस। हेट्रोसिस मतलब, ये जो विगर मतलब होता है ना, विगर मतलब होता है स्पेशल कैरेक्टर, अच्छे कैरेक्टर, गुड कैरेक्टर। तो जो हाइब्रिड होता है वो सुपीरियर होता है पेरेंट से, एंड दैट्स व्हाई इसी को हम हेट्रोजाइगोसिटी या हेट्रोसिस बोल देते हैं। फिनोकॉपी नॉर्मली आपसे नहीं पूछा जाएगा। सम फिनोटाइप प्रोड्यूस बाय डिफरेंट जीनोटाइप होता है। मेंडल ने रेसिप्रोकल क्रॉस कराया। रेसिप्रोकल क्रॉस मतलब एक क्रॉस में अगर मेल प्लांट को टॉल लिया है और फीमेल ड्वार्फ ली, तो दूसरे में फीमेल को टॉल ले लिया और मेल को ड्वार्फ ले लिया। तो मेंडल साहब बताते हैं कि इन दोनों तरह के क्रॉसेस का जो रिजल्ट आता है वो सेम आता है बेटा। रिजल्ट कैसा आता है? रिजल्ट सेम आता है, रिजल्ट में कोई वेरिएशन नहीं होता है। प्योर लाइन, मेंडल साहब ने शुरू के 2 साल प्योर लाइन में लगाए। प्योर लाइन मतलब ट्रू ब्रीडिंग लाइन होती है, यानी कुल मिला के ये ऐसा होता है
जो होमोजाइगस होता है, आप कितनी भी जनरेशन तक इसको कल्टीवेट करिए हमेशा होमोजाइगस रहेगा, यानी प्योर फॉर पर्टिकुलर कैरेक्टर। स्टेबल ट्रेट इनहेरिटेंस शो करता है ये जनरेशन आफ्टर जनरेशन, और इसलिए इसको हम प्योर लाइन कह देते हैं। प्रश्न आता है पुनेट स्क्वायर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नीट का पूछा जा चुका है कि पुनेट कौन सी कंट्री के थे, तो ये ब्रिटिश जेनेटिस्ट थे। क्या डेवलप किया, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किया इन्होंने कैलकुलेट करने के लिए। जैसे मान लो इस तरह से हमें कोई चार्ट बनाना है, कोई क्रॉस दिखाना है, तो ऐसे मान लीजिए ये बना दिया। अब इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर मेल्स के गैमेट लिखे जाते हैं, यहाँ फीमेल के गैमेट लिखे जाते हैं। तो मान लो अगर हम क्रॉस एक करा रहे हैं कैपिटल टी स्मॉल टी का कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ, तो इसके भी दो गैमेट बनेंगे, एक कैपिटल टी बन जाएगा और एक स्मॉल टी बन जाएगा। इसके भी दो बन जाएंगे, कैपिटल टी और स्मॉल टी। तो अब क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गैमेट्स निकल गए, पॉसिबिलिटी गैमेट्स की निकल आई। फिर जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन है वो यहाँ आएंगे, कैसे, कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी। तो इस तरह से हम इस जीनोटाइप को लिख सकते हैं। और उसके बाद इसके फिनोटाइप की बात करें तो ये टॉल हो जाएगा, ये भी टॉल हो जाएगा, ये भी टॉल हो जाएगा, और ये वाला जो प्लांट है वो ड्वार्फ हो जाएगा। तो जीनोटाइप और फिनोटाइप को एक्सप्लेन करता है सारी पॉसिबिलिटी। ये देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल पॉसिबल जीनोटाइप ऑफ द ऑफस्प्रिंग इन अ जेनेटिक क्रॉस, इसके लिए हम इसका यूज करते हैं। मेंडलिज्म वास्तव में क्या है, मेंडल ने जो जेनेटिक्स के बारे में बताया, जो डिस्क्रिप्शन दिया, उसी को मेंडलिज्म कहा जाता है। सबसे पहला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि आखिर मेंडल ने एक्सपेरिमेंट कब किया। नीट का क्वेश्चन है, सीधे नीट में ये क्वेश्चन आ चुका है। 1856 टू 1863, यानी 7 ईयर मेंडल साहब ने काम किया। किस पर काम किया, गार्डन बी पर किया। गार्डन बी मतलब पाइसम सटाइवम पर काम किया, पाइसम पर काम किया इन्होंने। मेंडल ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट किया, फर्स्ट टाइम स्टैटिस्टिकल एनालिसिस और मैथमेटिकल लॉजिक का यूज किया इन्होंने बायोलॉजी की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। एंड दैट इज अ इंटरेस्टिंग फीचर, क्योंकि मेंडल से पहले यह काम किसी ने नहीं किया था। इनके एक्सपेरिमेंट में लार्ज सैंपलिंग साइज है, और इससे क्या होता है, इनके डाटा की जो क्रेडिबिलिटी है वो बढ़ जाती है। मेंडल ने 14 ट्रू ब्रीडिंग पी लाइंस का सिलेक्शन किया, यानी टोटल कितने पेयर ऑफ कैरेक्टर्स थे, तो 7 पेयर्स ऑफ कैरेक्टर। कितने पेयर ऑफ कैरेक्टर, 7 पेयर ऑफ कैरेक्टर्स थे। 14 कैरेक्टर ट्री ब्रीडिंग प्लांट पे काम किया इन्होंने, हाइब्रिडाइजेशन के एक्सपेरिमेंट किए थे। अब एक खास बात जो आती है, 1900 में मेंडल के इस काम को 3 डिफरेंट साइंटिस्ट ने क्या किया था, 3 डिफरेंट साइंटिस्ट ने रीडिस्कवर किया। कॉल कॉरेंस जो जर्मनी के रहने वाले थे, ह्यूगो डेविस जो हॉलैंड के थे, और इन्होंने ही मेंडल के वर्क को फ्लोरा में पब्लिश किया। और थोड़ा लेमार्कियाना पे इन्होंने काम किया था। शर्मार्क जो मेंडल की अपनी कंट्री के थे। तो ध्यान दीजिए, मेंडल साहब ने जो मेंडल पी के कैरेक्टर्स लिए, तो 7 पेयर ऑफ कैरेक्टर लिए, जिसमें देखिए स्टेम हाइट का एक कैरेक्टर था। इसमें आपको कौन सा कैरेक्टर डोमिनेंट है और कौन सा रिसेसिव है ये याद करना है। देखिए, टॉल हो गया और डॉर्फ हो गया। इसके बाद फ्लावर के 2 कैरेक्टर लिए, फ्लावर कलर एंड फ्लावर पोजीशन, 2 चीजें थी। तो जब फ्लावर कलर की बात करते हैं तो वायलेट और व्हाइट ये डोमिनेंट, ये रिसेसिव। एक्सियल एंड टर्मिनल ये डोमिनेंट और ये रिसेसिव। पॉड के 2 कैरेक्टर लिए, पॉड शेप एंड पॉड कलर। इसी तरह सीड के 2 कैरेक्टर लिए, सीड शेप और सीड कलर। तो यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको कैरेक्टर्स याद करने पड़ेंगे। इसमें किसी भी तरह से क्वेश्चन आ सकता है कि ऑड वन का सिलेक्शन करिए, कौन सा डोमिनेंट है, कौन सा रिसेसिव है, किसी भी तरह का क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। टेक्निक्स का यूज की मेंडल साहब ने, तो सबसे पहले देखो, ये जो पाइसम सटाइवम का प्लांट है, आप जानते हैं ये जो फ्लावर है, ये फ्लावर होता है बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल फ्लावर है, तो बाइसेक्सुअल फ्लावर में अगर हमको क्रॉस कराना है तो सबसे पहले इमेस्कुलेशन कराना पड़ेगा। व्हाट इज इमेस्कुलेशन, रिमूवल ऑफ एंथर्स इन बर्ड कंडीशन फ्रॉम प्लांट यूज एज अ फीमेल पैरेंट। जिसे हमें फीमेल पैरेंट करना है, ये देखिए एक फॉर्सेप की हेल्प से इसको काट कर अलग कर दिया और फिर इसको बैक कर दिया जाता है। क्यों बैक किया जाता है, टू प्रिवेंट अनडिजायरेबल क्रॉस पॉलिनेशन। उसके बाद जब मेच्योरिटी आती है तो डिजायर्ड पॉलन से हम इसको हाइब्रिडाइजेशन करवा देते हैं, और फिर जो ओरिजिनल जनरेशन है वो पैरेंट जनरेशन होती है, और फिर हमको F1 जनरेशन मिल जाती है। F1 जनरेशन इज अ रिजल्ट ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन, हमेशा याद रखना। और उसके बाद F2 और सब्सिक्वेंट जनरेशन जो है
वो मेंडल के एक्सपेरिमेंट में सेल्फ पॉलिनेशन से आती है। तो कोई भी जनरेशन जो क्रॉस पॉलिनेशन से मेंडलिज्म में आएगी वो क्या होगी, F1 जनरेशन होगी। और उसके बाद फिर जो फर्दर जनरेशन है वो कैसे आएंगी, वो सारी जनरेशन सेल्फ पॉलिनेशन से आती हैं। आइए मोनोहाइब्रिड क्रॉस की बात करें, एक टॉल और एक डॉर्फ प्लांट है। सो क्रॉस ही कर लिया जाए तो जब टॉल प्लांट है कैपिटल टी हो जाएगा, डॉर्फ प्लांट स्मॉल टी हो जाएगा। इन दोनों के बीच में क्रॉस करना है, जब गैमेट बनेंगे तो कैपिटल टी बनेगा, यहाँ स्मॉल टी गैमेट बनेगा और दोनों के मिलने से कैपिटल टी स्मॉल टी बन जाएगा। F1 जनरेशन कैसा है प्लांट, ये प्लांट है टॉल यानी हेट्रोजाइगस कंडीशन में एक एलिल जो होता है जो अपने आप को एक्सप्रेस करता है, उस एलिल को हम कहते हैं डोमिनेंट एलिल, और दूसरा एलिल जो अपने आप को हेट्रोजाइगस कंडीशन में एक्सप्रेस नहीं करता है, दैट एलिल इज टर्म्ड एज रिसेसिव एलिल। अब गैमेट बनेंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी बन गया, इधर भी देखो कैपिटल टी और स्मॉल टी बन गया। जब क्रॉस किया तो कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी एंड स्मॉल टी, यानी जो जीनोटाइप रेशियो आया और फिनोटाइप रेशियो, जरा समझने वाली बात है, फिनोटाइप रेशियो 3:1 आएगा क्योंकि ये तीनों ही कैसे हैं, ये तीनों ही प्लांट टॉल हैं। केवल 25%, ओनली 25% जो प्रोजेनीज हैं वो आने वाली हैं ड्वार्फ। क्लियर? पेरेंटल कितनी है, तो देखो पेरेंट ये टॉल था या ड्वार्फ था, तो यहाँ या तो पेरेंट जो जनरेशन है वो टॉल है या ड्वार्फ है। तो F1 में हमको टॉल प्लांट मिला था, लेकिन F2 में सारे के सारे प्लांट पेरेंटल हैं, इधर टॉल है या ड्वार्फ है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस करके मेंडल ने दो प्रिंसिपल या दो लॉज या दो कंक्लूजन दिए। पहला फर्स्ट लॉ ऑफ इनहेरिटेंस क्या कहता है, कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय डिस्क्रीट यूनिट, जिसको फैक्टर बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको, फैक्टर। फैक्टर्स अकर इन पेयर, हमेशा पेयर में रहता है। जाहिर है अब ये जो फैक्टर पेयर में रहता है तो ये किस में रहेगा बेटा, ये रहेगा डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में, क्योंकि हैप्लॉयड में तो अकेला ही होगा। फिर इन अ डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर वन मेंबर ऑफ पेयर डोमिनेंट, जिसको हम डोमिनेंट बोलते हैं, और दूसरे वाले को रिसेसिव बोलते हैं। जैसे अभी पीछे के क्लास में कैपिटल टी स्मॉल टी था, ये हेट्रोजाइगस है, तो ये जो कैपिटल टी है ये डोमिनेंट है और ये जो स्मॉल टी है वो कैसा है, रिसेसिव है। तीन बातें हो गई। द लॉ ऑफ डोमिनेंस इज यूज्ड टू एक्सप्लेन द expression of only one of the parental character in monohybrid cross in F1 जनरेशन। आपको पता है F1 जनरेशन में जो हाइब्रिड मिला है वो केवल कैसा था, टॉल, एक ही पेरेंटल कैरेक्टर दे रहा था, दूसरा कैरेक्टर नहीं दे रहा था। लेकिन एक्सप्रेशन ऑफ बोथ इन F2 आपने पढ़ा किस रेशियो में आता है, 3:1 के रेशियो में आता है। ये जो 3 होते हैं ये टॉल होते हैं और ये जो 1 होता है ये कैसा होता है, ये ड्वार्फ होता है। तो 3:1 के रेशियो में ये आ जाता है। एक्सेप्शन है इसके क्या, इनकम्प्लीट डोमिनेंस और को डोमिनेंस, आगे पढ़ेंगे ये दोनों केस, ये लॉ ऑफ डोमिनेंस के एक्सेप्शन में आते हैं। सेकंड लॉ कौन सा है, सेकंड लॉ है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट, यूनिवर्सल लॉ है। क्या कहता है, ये कहता है कि भाई जब ये कैरेक्टर हेट्रोजाइगस बनी तो जब गैमेट फॉर्मेशन हुआ तो ये दोनों एलिल एक दूसरे से सेपरेट हो गए, सेग्रीगेट हो गए, और इस तरह से सेग्रीगेट होते हैं कि ईच गैमेट रिसीव ओनली वन ऑफ द टू फैक्टर, दोनों में से एक ही जाएगा एक गैमेट के अंदर। एंड इसलिए ये जो गैमेट है ये गैमेट ऑलवेज प्योर होगा फॉर पर्टिकुलर कैरेक्टर, एंड दैट्स व्हाई इस लॉ को लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट भी बोला जाता है। तो जनरली देयर इज नो एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, कोई एक्सेप्शन नहीं है। गैमेट बनते समय ये एलील एक दूसरे से अलग होंगे, लेकिन कभी कभी नॉन डिस्जंक्शन होता है, वो इसका एक्सेप्शन है। तो जनरल आपके लिए तो नो एक्सेप्शन। बायोलॉजिकल बेसिस क्या है इसका, सेपरेशन ऑफ होमोलोगस पेयर ड्यूरिंग एनाफेज फर्स्ट ऑफ मियोसिस, होमोलोगस क्रोमोसोम जो है वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। बैक क्रॉस, मेंडल साहब ने बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस किया। बैक क्रॉस मतलब इन अ क्रॉस इन विच ऑर्गेनिज्म ऑफ ए डोमिनेंट फिनोटाइप इज क्रॉस्ड विद होमोजाइगस डोमिनेंट या रिसेसिव, यानी ईदर पेरेंट, किसी भी पेरेंट से क्रॉस करा दिया गया। तो इसमें दो तरह के क्रॉस होते हैं, एक टेस्ट क्रॉस होता है और एक आउट क्रॉस होता है। टेस्ट क्रॉस क्यों कराया जाता है, टेस्ट क्रॉस ये पता करने के लिए कराया जाता है कि जो प्लांट है, टेस्टेड प्लांट है, उसका जीनोटाइप कंपोजिशन क्या है। तो ध्यान दीजिए, जैसे मान लीजिए ये इन्होंने एग्जांपल लिया, ये व्हाइट प्लांट है। व्हाइट प्लांट कैसा, फ्लावर कैसा होता है,
व्हाइट फ्लावर जो है ये रिसेसिव कैरेक्टर है, तो ये पेरेंट लिया। अब एक हमको प्लांट मिला है, ये कैसा है, वायलेट का है, डोमिनेंट फिनोटाइप, लेकिन हमें ये नहीं पता कि इसका जीनोटाइप क्या है, दोनों डोमिनेंट यानी होमोजाइगस कंडीशन है इसमें, या फिर हेट्रोजाइगस है। तो अब चूंकि हमें इसका पता करना है तो हम रेसेसिव ले लेंगे, और जब इस तरह का क्रॉस करते हैं तो रिजल्ट में अगर ऑल फ्लावर्स आर वायलेट तो इसका इंटरप्रिटेशन ये होगा कि ये जो हमारा टेस्टेड प्लांट है वो होमोजाइगस डोमिनेंट है। दूसरा, अगर हाफ ऑफ द फ्लावर आर वायलेट एंड हाफ ऑफ द फ्लावर आर वाइट, तो इसका मतलब जो प्लांट है हमारा जिसकी हम टेस्टिंग करने जा रहे हैं वो कैसा है, हेट्रोजाइगस है। तो टेस्ट क्रॉस ये पता लगाता है कि जो डोमिनेंट फिनोटाइप है, यस, फिनोटाइप ऑफ ए डोमिनेंट ट्रेट जो है उसका जीनोटाइप क्या है। ठीक है ना, कि क्या है उसका जीनोटाइप, ये पता करने के लिए हमने ये क्रॉस किया। आइए अगले बात में पहुंचते हैं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। मेंडल के आगे की बात होती है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या है, कुछ केस ऐसे होते हैं जिसमें डोमिनेंट एलील कंप्लीटली डोमिनेंट नहीं होता, तो क्या होता है, यहां पर जो हेट्रोजाइगस आता है, सपोज मान लो ये हेट्रोजाइगस आ गया, तो आर के कारण अगर मेंडल वाला केस है तो क्या होना, रेड फ्लावर बनना चाहिए था, लेकिन यहां रेड फ्लावर ना बन के पिंक फ्लावर बन जाता है। तो इंटरमीडिएट जो फिनोटाइप है, फेनोटाइप डिड नॉट रिजेंबल ईदर ऑफ द पेरेंट, एंड ये दोनों के बीच का हो जाता है। F2 जीनोटाइप और फिनोटाइप रेशियो 1:1 होते हैं। इसमें एनसीईआरटी ने जो एग्जांपल दिया है वो इनहेरिटेंस ऑफ फ्लावर कलर इन डॉग फ्लावर, स्नैपड्रैगन एंड एंटी राइनम स्पीसीज है। बाकी और भी एग्जांपल्स यहाँ पर आपको हो सकते हैं, मिल सकते हैं। देखो डॉग फ्लावर के अंदर क्या हुआ, एक रेड फ्लावर था और एक व्हाइट फ्लावर था, गैमेट हुए, ये हमको मिल गया पिंक फ्लावर। यस, ये इसके ऊपर कंप्लीट डोमिनेंट नहीं है। जब क्रॉस किया गया तो F2 जनरेशन में देखिए दो चीजें आ रही हैं, फिनोटाइप रेशियो और जीनोटाइप रेशियो। दोनों ही रेशियो कैसे आ रहे हैं बेटा, 1:1 आ रहे हैं। ये कैसा है, ये रेड है, ये कैसा है, ये पिंक है, और ये कैसा है, ये व्हाइट फ्लावर है। रेड पिंक व्हाइट, कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, स्मॉल आर स्मॉल आर, रेशियो 1:1। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, सेम जीनोटाइप एंड सेम फिनोटाइप हमको यहां पर मिल जाता है। अगला केस, भाई आखिर ये डोमिनेंस होता क्या है, तो देखो इन डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म 2 कॉपीज ऑफ ईच जीन होती हैं, यानी पेयर ऑफ एलिल होता है। अगर वो दोनों एलिल सेम है तो होमोजाइगस कंडीशन हो जाएगा, लेकिन हेट्रोजाइगस कंडीशन में क्या होता है, अभी आपने देखा जैसे ये कैपिटल टी स्मॉल टी, तो क्या हुआ, दीज आर नॉट आइडेंटिकल। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये म्यूटेशन हो गया, इसमें कोई म्यूटेशन हो जाता है और जिसके कारण जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है वो चेंज हो जाती है। अब मान लीजिए जो नॉर्मल एलील है वो प्रोड्यूस करता है नॉर्मल एंजाइम, और इसके कारण किसी सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया जाता है या ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है सबस्ट्रेट का। अब म्यूटेशन के कारण मॉडिफिकेशन हुआ, तो मॉडिफाइड एलील 3 काम कर सकता है, क्या, नॉर्मल या लेस इफिशिएंट एंजाइम बनाएगा, नॉन फंक्शनल एंजाइम बनाएगा, और नो एंजाइम एट ऑल बनाएगा। तो अगर पहली चीज है तो ये बिल्कुल इक्विवेलेंट होगा अनमॉडिफाइड एलील की तरह, यानी डोमिनेंट एलील की तरह। लेकिन अगर ये दोनों केस हो गए तो ये रिसेसिव हो जाएगा, क्योंकि नॉन फंक्शनल एंजाइम या नो एंजाइम एट ऑल, इसमें जो प्रोडक्ट बनना था वो नहीं बनेगा। क्लियर, तो फिनोटाइप किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, only on dependent on the functioning of unmodified allele. क्लियर, मॉडिफाइड एलील जो है वो उनके कारण क्या हुआ, रिसेसिव कैरेक्टर आ गया। तो रिसेसिव ट्रेट इज सीन ड्यू टू नॉन फंक्शनल एंजाइम और बिकॉज नो एंजाइम इज प्रोड्यूस। समझ में आ गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। कोडोमिनेंस एक और फिनोमेना आता है। व्हाट इज कोडोमिनेंस, जैसे आपने पढ़ा इनकम्प्लीट डोमिनेंस वैसे ही कोडोमिनेंस आता है। अब यहां पर क्या है, यहां दोनों ही एलील डोमिनेंट हो जाते हैं, एक साथ एक्सप्रेस कर जाते हैं। यस, जैसे कई सारे एग्जाम्पल हैं, लेकिन हम इसमें सबसे अच्छा एग्जाम्पल लेते हैं ए बी ब्लड ग्रुप का। तो ए बी ब्लड ग्रुप क्या है, ये ए के कारण एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ शुगर बनती है, बी के कारण एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ शुगर बनती है, और इसलिए इसके अंदर जो एंटीजन बनता है वो ए एंड बी बन जाता है।
दोनों ही प्रेजेंट होते हैं। बाकी इनहेरिटेंस ऑफ रोन कलर इन काउस भी आता है। तो इसमें क्या होता है, साइड बाय साइड बोथ एलील एक्सप्रेस इटसेल्फ। और मजेदार बात क्या है कि इसका भी जीनोटाइप और फिनोटाइप रेशियो सेम आता है, ठीक है ना। 3:1 आता था किसका, मोनोहैबिट क्रॉस का, लेकिन इनकम्प्लीट डोमिनेंस और को डोमिनेंस दोनों में जीनोटाइप और फिनोटाइप रेशियो, मान लीजिए जीनोटाइप रेशियो हो गया, ये फिनोटाइप रेशियो हो गया। अगर हम बात करें मेंडल के डोमिनेंस की, तो जीनोटाइप रेशियो तो बेटा देखो 1:1 आएगा, लेकिन फिनोटाइप रेशियो 3:1 आ जाएगा। अगर हम बात करें इनकम्प्लीट डोमिनेंस की, तो जीनोटाइप रेशियो तो 1:1 ही आएगा और फिनोटाइप रेशियो भी 1:1 हो जाएगा। और अगर हम यहाँ बात करें को डोमिनेंस की, तो को डोमिनेंस के केस में भी जीनोटाइप रेशियो जो है वो 1:1 है और फिनोटाइप भी 1:1 है। तो दैट इज द डिफरेंस कि केवल डोमिनेंस में देखो ये जीनोटाइप रेशियो तो मैथमेटिक्स से निकलता है, तो सब में सेम है, लेकिन ये जो रेशियो है यहाँ 3:1 है, किसके केस में, डोमिनेंस के केस में। इनकम्प्लीट डोमिनेंस और को डोमिनेंस दोनों के केस में अगर सिंगल कैरेक्टर है यानी मोनोहैब्रिड क्रॉस जैसा क्रॉस है, तो 1:1 रेशियो आने वाला है। आइए इनहेरिटेंस एबीओ ब्लड ग्रुप की बात करते हैं। एबीओ ब्लड ग्रुप एक अकेले जीन आई से रेगुलेट होता है। इसकी 3 एलील है, यानी मल्टीपल एलिलिज्म का एग्जांपल है। व्हाट इज मल्टीपल एलिलिज्म, प्रेजेंस ऑफ मोर देन 1 एलील। तो इसके 3 एलील है बेटा, कौन कौन से, IA, IB और I, या जिसको O बोल देते हैं। लेकिन 3 में केवल 2 एलील ही एक समय में प्रेजेंट होंगे डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में। बाकी तीनों एलील आपको कहाँ मिलेंगे, अगर जब हम पॉपुलेशन की स्टडी करते हैं। होता क्या है, ये जो आरबीसी की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इस पे एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ शुगर बनती है, वो इससे रेगुलेट होती है, ठीक है। तो IA और IB जो है ये स्लाइटली डिफरेंट टाइप की शुगर बनाते हैं। A और B कंप्लीटली डोमिनेंट हैं I पर और को डोमिनेंट है ईच अदर। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो एबीओ ब्लड ग्रुप में ए जीन ए एलिल बी एलिल पर कोडोमिनेंट है, जबकि ये जो IA है ये जब I के साथ आएगा तो ए ब्लड ग्रुप बनेगा। ये जो IB है ये अगर I के साथ आया तो B ब्लड ग्रुप बनेगा, लेकिन अगर IA और IB आ गए तो AB ब्लड ग्रुप बनेगा, और अगर दोनों स्मॉल आई हैं तो O ब्लड ग्रुप बनेगा। तो ये रिसेसिव कैरेक्टर है, ठीक है ना। ए भी डोमिनेंट है आई पर, बी भी डोमिनेंट है, लेकिन दोनों एक दूसरे के साथ कैसे हैं, कोडोमिनेंट है, ठीक है। अब यहां देखो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हालांकि अब ये नहीं पूछा जाता। एनिस्टिल ग्लूकोसामिन ट्रांसफरेज एंजाइम बनाता है जो H एंटीजन से इसको जोड़ देता है और हमें एक A एंटीजन बन जाता है। इसी तरह बी में गैलेक्टोसिल ट्रांसफरेज एंजाइम होता है जिसके कारण गैलेक्टोज जुड़ता है और बी एंटीजन बन जाता है। तो इसके कितने जीनोटाइप और कितने फिनोटाइप होंगे भाई, तो 4 फिनोटाइप हैं, AB और O, और जीनोटाइप कितने हैं, 6। तो ध्यान दीजिए, अगर ए ब्लड ग्रुप है तो ये होमोजाइगस कंडीशन में भी हो सकता है और हेट्रोजाइगस कंडीशन में भी हो सकता है, ऐसे भी लिख सकते हैं। इसी तरह बी ब्लड ग्रुप वाला है बेटा, तो वो भी कैसा हो सकता है, वो भी होमोजाइगस कंडीशन में हो सकता है और हेट्रोजाइगस कंडीशन में। लेकिन जब हम ए बी ब्लड ग्रुप की बात करते हैं तो वो केवल हेट्रोजाइगस कंडीशन में होता है। ओ ब्लड ग्रुप की बात करते हैं तो वो केवल होमोजाइगस कंडीशन। तो ध्यान दीजिए, बड़ा खास बात क्या आ रही है, ये होमो और हेट्रो दोनों हैं, लेकिन ये केवल हेट्रोजाइगस कंडीशन में अपीयर होगा और ये केवल होमोजाइगस कंडीशन में अपीयर होगा। क्लियर। हाउ मेनी टाइप ऑफ जीनोटाइप्स, 1 2 3 4 5 6, और फिनोटाइप कितने तरह के हो गए, 4 टाइप के हो गए। इस तरह से एक सिंपल का क्रॉस जो मैंने अभी बताया आपको, दिस इज अ होमोजाइगस। ये देखिए IB होमोजाइगस है और एक IA हेट्रोजाइगस, ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप और AB ब्लड ग्रुप। कौन सा एंटीजन है ये लिखता है, इसका अपोजिट एंटीबॉडी। अगर एंटीजन A है तो एंटी B होगा, एंटीजन B है एंटी A होगा, AB है तो कोई नहीं होगा। अब कोई एंटीबॉडी नहीं है, दैट्स वाई ये कहलाता है यूनिवर्सल रिसिपिएंट या एक्सेप्टर। किसी का भी ब्लड ले सकता है, इसमें कोई एंटीजन नहीं है लेकिन एंटीबॉडी दोनों हैं। तो कोई एंटीजन नहीं होने के कारण ये जो ब्लड ग्रुप है ये कहलाता है यूनिवर्सल डोनर। ये किसी को भी अपना ब्लड दे सकता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन में। आइए, मल्टीपल एलिलिज्म क्या है, द फिनोमेना इन विच मोर देन 2 एलील ऑफ ए जीन गवर्न द सेम कैरेक्टर। ठीक है,
ये कहाँ होंगे मल्टीपल एलील? सेम लोकस ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम पर होंगे, जबकि डिप्लॉयड ऑर्गन में केवल 2 हो सकते हैं। तो बाकी कहाँ मिलेंगे? जब हम पॉपुलेशन स्टडी करेंगे। कैसे बनते हैं? म्यूटेशन से। नंबर ऑफ डिफरेंट पॉसिबल जीनोटाइप का फॉर्मूला n+1/2। अब अगर मान लो हम ब्लड ग्रुप के लिए बात करें तो यहाँ n=3 हो गया, तो कितने जीनोटाइप हो गए? 3 + 1/2। तो कितने हो गए भाई? ये हो गए 12/2, यानी 6 जीनोटाइप मिल जाएंगे। तो अभी आपने पढ़े थे ना 6 जीनोटाइप, बस सिंपल फॉर्मूले से आपने इसको कैलकुलेट कर लिया। यहां एक और बात आती है, साइज ऑफ स्टार्च ग्रेन या सीड शेप इन पी प्लांट्स के अंदर बात आती है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फिनोमेना है, प्लियोट्रॉपी है। बीच में स्लाइड आ गई तो डिस्कस कर लें। कैपिटल बी एलिल जो है वो डोमिनेंट है। अब जैसे लार्ज स्ट्रेच ग्रेन जो है, यहां होगा कैपिटल बी, स्मॉल में होगा स्मॉल बी। गैमेट कौन सा बनेगा बेटा? कैपिटल बी और स्मॉल बी। इन दोनों के फ्यूजन से ये कैपिटल बी स्मॉल बी बनेगा F1 जनरेशन। लेकिन इसका जो साइज होगा वो कैसा होगा? ये जो साइज है वो इंटरमीडिएट स्टार्च ग्रेन होंगे, इंटरमीडिएट। फिर गैमेट बन जाएंगे, जैसे पीछे देखा आपने, यहाँ मेल का यहाँ फीमेल का। गैमेट जब कैसे बनेंगे? कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी। तो यहाँ क्या आएगा भाई? कैपिटल बी, यहाँ कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी और स्मॉल बी स्मॉल बी। तो देखो इसमें एक खास बात आ रही है क्या? यहाँ दो चीजें, ये सीड शेप के लिए तो डोमिनेंट बनता है, यानी यहां पर अगर हम बात करें, अगर इसी में सेम सीड शेप की बात करें तो यहां पर राउंड शेप बनेगा। तो अगर सीड शेप की बात करेंगे इस जनरेशन में, F2 जनरेशन में, तो हमको राउंड और व्रिंकल्ड मिलते हैं 3:1। लेकिन अगर हम स्टार्च ग्रेन की बात करें तो हमको रेशियो मिलता है 1:1। क्लियर? तो दोनों ही केस है। तो यहाँ एक बड़ी प्यारी बात आती है कि जो डोमिनेंस है दैट इज नॉट ऑटोनॉमस प्रॉपर्टी, ये डिपेंड करता है कि हम कौन सा फिनोटाइप लेते हैं। इट डज ऑन द पर्टिकुलर फिनोटाइप दैट वी चूज टू एग्जामाइन। इन केस ऑफ मोर देन वन फिनोटाइप इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द सेम जीन। एक जीन से अगर एक से ज्यादा कैरेक्टर गवर्न हो रहे हैं तो हमने कौन सा कैरेक्टर स्टडी के लिए लिया है, ये इस पर भी डिपेंड करेगा। क्लियर? आइए अब बढ़ते हैं। मेंडल साहब ने क्या किया? मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बाद डायहाइब्रिड क्रॉस कराया, यानी टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैरेक्टर्स को लेकर मेंडल ने क्रॉस करवाया। तो डायहाइब्रिड क्रॉस की खास बात क्या है? ए क्रॉस विच रिप्रेजेंट इनहेरिटेंस ऑफ टू पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर। अभी तक एक ही कैरेक्टर ले रहे थे, अब देखो इन्होंने राउंड येलो और व्रिंकल्ड ग्रीन ऐसे दो कैरेक्टर एक साथ ले लिए। क्यों कर रहे हैं मेंडल? ऑब्जेक्टिव क्या है? तो मेंडल का ऑब्जेक्टिव है सेग्रीगेशन ऑफ वन पेयर ऑफ कैरेक्टर इज इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट टू अदर पेयर ऑफ कैरेक्टर। मेंडल ये जानना चाहते हैं, क्योंकि मोनोहाइब्रिड क्रॉस में तो आपने देखा कि जब टॉल वाला प्लांट ड्वार्फ वाले प्लांट के साथ क्रॉस करता है तो टॉल मिल जाता है। एक डोमिनेंट होता है, एक रिसेसिव होता है। कहानी चेंज हो गई अब। तो दो, मान लो ये राउंड येलो लिया, कैपिटल आर कैपिटल वाई, व्रिंकल्ड ग्रीन में स्मॉल आर, स्मॉल वाई, जाहिर है पी जनरेशन जो है वो हमेशा होमोजाइगस होती है। गैमेट कौन सा बनेगा बेटा? तो जब गैमेट की बात करेंगे तो यहाँ ये गैमेट आ जाएगा और यहाँ इस तरह का गैमेट आ जाएगा। तो व्हाट इज F1 जनरेशन? कैपिटल आर, कैपिटल वाई, यस दैट इज F1। तो देखो ये एक कैरेक्टर के लिए हाइब्रिड, ये दूसरे कैरेक्टर के लिए हाइब्रिड, तो दो कैरेक्टर हैं, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? डाइहाइब्रिड। यहां पे लॉ ऑफ डोमिनेंस लगता है, याद रखो। ये हेट्रोजाइगस कंडीशन में है तो इसका शेप क्या होगा? राउंड। और ये कैपिटल वाई है, स्मॉल वाई है, तो कलर क्या होगा? राउंड येलो। यानी इस डाइहाइब्रिड का जो फिनोटाइप होने वाला है वो तो बेटा राउंड येलो ही होगा, यानी लॉ ऑफ डोमिनेंस लागू हो रहा है। अब इसके गैमेट बन रहे हैं, तो अब जब ये हम गैमेट बनाएंगे किसके? कैपिटल आर, कैपिटल वाई, तो बिल्कुल जैसे मोनोहाइब्रिड के लिए क्या होगा? कैपिटल आर, हर कैपिटल आर के लिए इसके साथ कैपिटल वाई भी जा सकता है और स्मॉल वाई भी जा सकता है। सेम यहां कैपिटल वाई भी जा सकता है, स्मॉल वाई। इक्वल चांस है, जैसे इस कैपिटल आर के आने का कितना चांस है? 50%।
स्मॉल के आर के एरिया कितना 50%। इसी तरह इसका भी कितना है 50%, इसका भी कितना है 1/2। तो जो गैमेट बनेंगे ये 4 डिफरेंट टाइप के गैमेट यहां बन के तैयार हो जाते हैं। अब क्या हुआ, अब जब आप इसको क्रॉस कराएंगे तो क्या होगा भाई, देखिए कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ये जो केस आते हैं ये सबके सब हेट्रोजाइगस होते हैं, डबल, ये डाइहाइब्रिड जैसे होते हैं सब। यहां क्या सीन आ रहा है, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यहाँ क्या है कैपिटल आर स्मॉल वाई, यहाँ क्या आया भाई कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई, इधर क्या आया कैपिटल आर कैपिटल वाई, इधर क्या आया स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यहाँ क्या आ जाएगा भाई कैपिटल आर और स्मॉल वाई, इधर क्या आ गया स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई और स्मॉल आर, ये केस हो गया। तो यहां देखो ये पेरेंट जैसा है, ये कैसा है पेरेंट जैसा, ये दोनों जीनोटिपिकली पेरेंट जैसे हैं, बाकी जितने भी हैं वो पेरेंट से अलग हैं। लेकिन जब हम फिनोटाइप की बात करते हैं, व्हाट इज द फिनोटाइप रेशियो, तो फिनोटाइप रेशियो बेटा यहां पर वेरी कर जाता है। क्यों, क्योंकि देखो अब जरा फिनोटाइप पे गौर करना, एक इस तरह से ट्रायंगल बनता है, ध्यान दीजिएगा ये ट्रायंगल, ओ तुम भाई यहां नहीं आओ, ये जहां जहां से होके जाएगा, जिससे होकर जाएगा उन सब में एक जैसा कैरेक्टर आएगा। तो कितने हो गए ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 जो है ये राउंड येलो है। इसी तरह एक छोटा सा ट्रायंगल यहां बनता है, ये देखिए ये जो ट्रायंगल बन रहा है ये व्रिंकल्ड येलो है, सब व्रिंकल्ड येलो, तो 3 हो गए। अब बचे कौन कौन से, ये राउंड और ग्रीन और ये राउंड और ग्रीन, तो रेशियो क्या आ गया 9 3 3 और 1 का फिनोटाइप रेशियो आ गया। समझ में आ गई ना बात। अब लेकिन इससे पता क्या चलता है, तो ध्यान दीजिए इस तरह से ये जो रेशियो 9 3 3 1 आया है। अच्छा जीनोटाइप रेशियो क्या होगा बेटा, तो जीनोटाइप रेशियो बहुत आसान है, कैसे निकालोगे, जीनोटाइप रेशियो के लिए बहुत आसान है, 1 2 1 एक हाइब्रिड का, 1 2 1 दूसरे का, तो मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा, ये 1 से 1 2 1, फिर 2 से करोगे तो 2 4 2, फिर 1 से करोगे तो 1 2 और 1, यानी 1 2 1 2 4 2 1 2 1, ये आ जाएगा जीनोटाइप। फिनोटाइप आ गया 9 3 3। तो ध्यान दीजिए बेस्ड ऑन हिज ऑब्जर्वेशन ऑन डायहाइब्रिड क्रॉस, मेंडल प्रपोज्ड a set of generalization जिसको हम कहते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। बेशक ये दोनों एक साथ हैं, कौन, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई हैं एक साथ, लेकिन इनका जो सेग्रीगेशन हो रहा है वो एक दूसरे से अलग हो रहा है। कैपिटल आर से कैपिटल वाई स्मॉल वाई से अलग अलग सेग्रीगेट हो रहा है। when two pair of traits are combined in a hybrid, segregation of one pair of character is independent of the other pair of character। जो एक पेयर ऑफ कैरेक्टर है वो दूसरे से इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट करता है। कैसे भाई, तो ये जो 9331 है बेटा, अब जरा इस 9331 में गौर करो कि ये जो मान लो हम दो ही क्रॉस ले लें, पहले वाले का ले लें, मान लो ये हमने लिया कि भाई राउंड और व्रिंकल्ड कितने हैं, तो पता है राउंड कितने हैं, राउंड है आपके पास 12 और ये है 4, तो व्हाट इज द रेशियो, ये रेशियो आ गया 3:1। और इसी तरह येलो और ग्रीन की भी बात करें तो येलो और ग्रीन भी कितने हो जाएंगे 3:1। देखो अगर यहां हम बात करें, ये येलो है ये ग्रीन है, ये येलो है ये ग्रीन है, तो येलो टोटल कितने हो गए 12, ग्रीन टोटल कितने हो गए 4, तो 12:4, यानी रेशियो कितना हो गया 3:1। तो भाई जब मोनोहाइब्रिड क्रॉस कराया तो भी जो हमको रेशियो मिला दैट इज 3:1। अब डायहाइब्रिड क्रॉस कराया, दोनों को एक साथ लिया तो भी जो रेशियो आ रहा है वो क्या आ रहा है 3:1।
तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यही हुआ कि जो सेग्रीगेशन है वन पेयर ऑफ कैरेक्टर का, वो दूसरे से बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। इसका कोई एक्सेप्शन है क्या? हाँ, लिंकेज एक्सेप्शन है। आगे पढ़ेंगे आप। मॉर्गन ने बताया था लिंकेज क्या है। जैसे मान लो कि कोई क्रोमोसोम है, तो ऑल द जीन्स विच आर प्रेजेंट ऑन सेम क्रोमोसोम इनहेरिट टुगेदर, ये एक साथ इनहेरिट होते हैं, और इस फिनोमेना को हम बोलते हैं लिंकेज। बायोलॉजिकल बेसिस का क्या है? द नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम शो रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन एट मेटाफेज प्लेट ड्यूरिंग मेटाफेज फर्स्ट। कोई मेल वाला ऊपर है, फीमेल वाला नीचे, तो किसी में मेल वाला क्रोमोसोम ऊपर है, फीमेल, व्हाटएवर, रैंडम अरेंजमेंट होता है, एंड दैट्स व्हाई इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हमको मिलता है। क्वेश्चन ये आता है कि सर ये जो मेंडल थे, मेंडल ने तो आपने पढ़ा ही अभी, बहुत पहले काम खत्म कर लिया था, 1865 में इनका वर्क पब्लिश हुआ, लेकिन 1900 तक अननोन क्यों रहा, अनरिकॉग्नाइज्ड क्यों रहा? दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। पहला, कम्युनिकेशन वॉज नॉट इजी एट दैट टाइम। जैसे आजकल इंटरनेट का जमाना है, तुरंत कम्युनिकेशन हो जाता है, उस समय नहीं था। तो मेंडल का वर्क वाइडली पब्लिश्ड नहीं हो पाया, और जिसके कारण पूरी वर्ल्ड के लोगों को पता ही नहीं चला। सेकंड, हिज कॉन्सेप्ट ऑफ जीन, क्या कहा था मेंडल ने? स्टेबल एंड डिस्क्रीट यूनिट, ठीक है ना, दैट कंट्रोल द एक्सप्रेशन ऑफ ट्रेट एंड द पेयर ऑफ एलील व्हिच डू नॉट ब्लेंड। मेंडल साहब ने कहा साहब ये ब्लेंड नहीं होते हैं एक दूसरे से, और यही रीजन है ब्लेंडिंग क्यों नहीं है, क्योंकि अब आपने देखा F1 जनरेशन में सारे के, अगर मोनोहैबिट की ही बात करें, F1 जनरेशन में सारे के सारे प्लांट कैसे थे? बोलो, अब हमारे ही एग्जाम्पल में F1 में सबके सब टॉल थे, लेकिन जब आप आगे बढ़े F2 में, तो टॉल और ड्वार्फ 3:1 के रेशियो में आ गए। तो आखिर ये ड्वार्फ आया कैसे? यहां तो आपको पता है कैपिटल टी और स्मॉल टी हो जाता है, तो इसका मतलब ये ब्लेंड नहीं हुआ है, स्मॉल टी कैपिटल टी के साथ ब्लेंड नहीं हुआ है, बस केवल इतना हुआ है कि व्हेन कैपिटल टी इज प्रेजेंट देन स्मॉल टी इज नॉट एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ, ठीक है। और जैसे ही ये सेग्रीगेट हुआ और स्मॉल टी आया, तो इसने अपने आप को एक्सप्रेस किया या ड्वार्फ कैरेक्टर दे दिया। लेकिन उस समय क्या था? कॉन्टिन्यूअस वेरिएशन देखने को मिलती थी। डार्विन साहब का जमाना था, तो वहां कॉन्टिन्यूअस वेरिएशन आ रही है, मेंडल साहब कह रहे हैं कि ब्लेंडिंग नहीं होती है, इसलिए ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया किसी को। तीसरा, मेंडल ने एक और बड़ा काम किया, मैथमेटिक्स का यूज किया टू एक्सप्लेन बायोलॉजिकल फिनोमेना। अब सोचो भाई, आज के जमाने में भी बायो वालों को मैथ नहीं आती है ना? तो मेंडल साहब ने क्या किया, बायोलॉजिकल फिनोमेना को एक्सप्लेन करने के लिए मैथ का यूज किया, जो लोगों को बिल्कुल भी समझ नहीं आया, ठीक है। लास्ट बात, चलो ये सब ठीक है, कोई बात नहीं। आखिरी बात है, मेंडल कुड नॉट प्रोवाइड एनी फिजिकल प्रूफ। क्या? कि भाई जो ये फैक्टर आप बोल रहे हो आखिर है क्या, कहां है? कुछ नहीं बताया। वॉट दे वर मेड ऑफ, although suggested that factor were discrete unit। उन्होंने कहा फैक्टर एक डिस्क्रीट यूनिट है, लेकिन ये केमिकल क्या है, इसका कॉम्पोजिशन क्या है, क्या स्ट्रक्चर है, ये मेंडल कुछ नहीं बता पाए, फिजिकल प्रूफ नहीं दे पाए। बाद में ये तो भी आप पढ़ेंगे आगे, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस में आएगा, फिर मॉर्गन साहब ने प्रूव किया कि आखिर जीन होता कहाँ है, क्या होता है, ठीक है। तो ये कुछ रीजन थे जिसके कारण मेंडल को लोग नहीं समझ पाए, और उनका वर्क जो था अनरिकॉग्नाइज्ड रहा। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस नाम से क्लियर है, पॉली मतलब बहुत सारे, जीनी मतलब जीन। तो द इनहेरिटेंस इन विच मोर देन वन जीन, मल्टीपल जीन्स कंट्रोल द एक्सप्रेशन ऑफ वन कैरेक्टर। अभी तक आप देखते थे कि दो एलील होते थे, एक जीन होता था जो एक कैरेक्टर को गवर्न करता था। से मान लो टी जीन है, कैपिटल टी और स्मॉल टी, ये मिलकर टॉलनेस को या ड्वार्फनेस को, या बोलो सीधे लेंथ ऑफ द स्टेम को गवर्न करते हैं। यहां क्या हुआ, इन पॉलीजेनिक ट्रेट फिनोटाइप इफेक्ट रिफ्लेक्ट द कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच एलील, यानी कुमुलेटिव इफेक्ट है, एडिटिव इफेक्ट है। सर इसका क्या मतलब है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एडिटिव इफेक्ट? मतलब ये है बेटा कि जितने डोमिनेंट कैरेक्टर होंगे उतना फिनोटाइप ज्यादा आएगा, ठीक है।
इंटेंसिटी ऑफ फिनोटाइप डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ डोमिनेंट एलिल, और इसलिए इन एलिल को कंट्रीब्यूटरी एलिल बोला जाता है। एंड दैट्स वाई चूंकि ये क्वांटिटी पे डिपेंडेंट है, दैट्स वाई दिस इनहेरिटेंस इज टर्म्ड एज क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस। तो सर ये बताइए कि जो मेंडेलियन इनहेरिटेंस है वो कैसा होता है? तो बेटा मेंडेलियन इनहेरिटेंस जो है ये क्वालिटेटिव होता है। कैसा होता है? क्वालिटेटिव। यहां पे चाहे 2 कैपिटल T हो या 1 कैपिटल T हो, क्वांटिटी का कोई फर्क नहीं है, लंबाई उतनी होगी, प्लांट उतना ही टॉल होगा। समझ में आया? लेकिन यहां ऐसा नहीं है पॉलीजेनिक में। तो कंट्रीब्यूशन ऑफ वन डोमिनेंट एलील कैसे निकालेंगे? ऑल डोमिनेंट फिनोटाइप एंड ऑल रिसेसिव फिनोटाइप अपॉन टोटल नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील। अच्छा, तो नंबर ऑफ फिनोटाइप कितने होंगे? 2n+1। नंबर ऑफ जीनोटाइप्स कितने होंगे? ये मेंडल की तरह है, इसमें कोई वेरिएशन नहीं। देखो जीनोटाइप तो एक्चुअली मैथमेटिकली निकल रहा है। तो जो चीज मैथमेटिकली, जैसे मेंडल का जो आपने 1:1 रेशियो देखा, ये क्या है? बायनोमियल एक्सपेंशन ही तो है भाई। x+y का होल स्क्वायर क्या होता है बताओ? x+y का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा? x² + 2xy और +y²। तो यही तो बताया है यहाँ पे। अब अगर इसको हम मेंडल की भाषा में बात करें तो क्या हो जाएगा? जल्दी से बताओ। मान लो हमने किया T प्लस t का होल स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा? t² प्लस 2T प्लस t², यानी T आ गया, 2T आ गया और t आ गया। तो सिंपल, ये तो मैथमेटिक्स है ना भाई, बाइनोमियल एक्सपेंशन। तो जीनोटाइप हमेशा सेम होगा सब में, चाहे वो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस हो, क्वालिटेटिव इनहेरिटेंस हो, कोई भी चीज हो। बदलेगा क्या? फिनोटाइप। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जब हम इसको देखते हैं, हिस्टोग्राम बनाते हैं, तो हमें एक बेल शेप्ड ग्राफ मिलता है। अभी बताऊंगा आगे। दो बड़े अच्छे एग्जाम्पल है इसमें। कर्नल कलर ऑफ व्हीट है जिसको नेल्सन एलन ने स्टडी किया। दूसरा स्किन कलर इन ह्यूमन है, एनसीईआरटी में एक्चुअली आपको ये दूसरा वाला दिया गया है, कर्नल कलर वाला नहीं दिया गया है। आपको कौन सा दिया गया है? ये वाला दिया गया है, स्किन कलर इन ह्यूमन। तो स्किन कलर इन ह्यूमन जो है ये 3 जीन पर रेगुलेटेड है, कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C। यानी मैक्सिमम डार्कनेस जो है, जो निग्रो है, वो कब बनेंगे? जब 6 के 6 डोमिनेंट, ऑल 6 जीन्स आर डोमिनेंट। व्हाइट कब होगा? जब सब के सब रेसेसिव होंगे। अब मान लीजिए इन दोनों में कोई क्रॉस करा दिया तो गैमेट क्या बनेगा? ये बन जाएगा। इसका गैमेट क्या बनेगा? ये बन जाएगा। और अगर इनमें बीच में मेटिंग होती है तो जो ये प्रोजेनी बनने वाली है, कौन सी जनरेशन में? F1 जनरेशन में। इसका फेनोटाइप क्या होगा बेटा? तो ये होगा मुलेटोज बोला जाता है, या सिंपल सी बात हम लोग बोलते हैं कि ये होता है इंटरमीडिएट कलर। 1 2 3 कितने डोमिनेंट है इसमें? 3 डोमिनेंट। 3 डोमिनेंट, सबके सब डोमिनेंट होंगे तो डार्क कलर आ जाएगा, नीग्रो बन जाएगा। सारे रिसेसिव होंगे तो व्हाइट बन जाएगा। लेकिन अगर हेट्रोजाइगस कंडीशन आई, 3 डोमिनेंट हुए, तो ये कैसा हो जाएगा? इंटरमीडिएट। अब मान लो इसकी F2 जनरेशन की स्टडी करें तो देखो फिनोटाइप रेशियो तो ये लगभग ट्राई हाइब्रिड जैसा होगा, है? जीनोटाइप रेशियो। फिनोटाइप क्या होगा पता है आपको? फिनोटाइप रेशियो हम आराम से एक्सप्लेन कर सकते हैं। कैसे? मैक्सिमम देखो कितने केस हो सकते हैं? 6 डोमिनेंट, 5 डोमिनेंट, 4 डोमिनेंट, 2 डोमिनेंट, 1 डोमिनेंट। ठीक है ना? ये कितने हो गए? 6 डोमिनेंट। ये कितने हो गए? 5 डोमिनेंट। ये कितने हो गए? 4 डोमिनेंट। ये कितने हो गए? 3 डोमिनेंट। ये कितने हो गए? 2 डोमिनेंट। ये कितने हो गए? 1 डोमिनेंट। और 7वां केस कैसा हो जाएगा? रेसेसिव, कोई डोमिनेंट नहीं। तो 7 टाइप के हमको मिल जाएंगे क्या? फिनोटाइप। 7 फिनोटाइप मिल रहे हैं। 7 रेशियो क्या होगा? ये रेशियो जो है इसको हम याद भी कर सकते हैं, लर्न भी कर सकते हैं। 1 6 15 20 15 6 और 1, दिस इज द रेशियो। अगर हम ये पीछे वाले की बात करें, 2 की बात करें, मान लो ये 2 जीन्स था यहाँ पे R1 R2, तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें भी अगर हम
इंटरमीडिएट क्रॉस करें यानी F2 जनरेशन की बात लें तो क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा 4 डोमिनेंट, दूसरा कितना हो जाएगा 3 डोमिनेंट, तीसरा कितना हो जाएगा 2 डोमिनेंट, चौथा कितना हो जाएगा 1 डोमिनेंट और पांचवा कितना हो जाएगा रेसेसिव यानी 0 डोमिनेंट। अब रेशियो क्या आएगा, अब जो यहां रेशियो आने वाला है 1 4 6 4 1। तो ये जो पहला वाला है ये एक पेरेंट जैसा, ये जो आखिरी वाला है ये दूसरे पेरेंट जैसा। सपोज मान लो ये P1 हो गया, ये P2 हो गया। मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोजेनीज जो है वो इंटरमीडिएट है। तो यहाँ 1:4:6:4:1 रेशियो आ गया। और जब ये दूसरे वाले केस में देखा तो क्या आया, यहां भी देखो दिस वन इज लाइक P1, दिस वन इज लाइक P2, ये P2 जैसा हो गया। और यहां सबसे ज्यादा ये मुलेक्टोज, दिस इज द मुलेक्टोज ना इंटरमीडिएट, तो मुलेक्टोज सबसे ज्यादा है। तो जब हम इसका एक ग्राफ देखते हैं तो इस तरह से देखिए ये ग्राफ बनता है, एक बेल शेप्ड ग्राफ, ठीक है। जैसे ये क्या है 1 6 15 20 15 6 1। तो मैक्सिमम जो पॉपुलेशन आ रही है वो कहां रही है 20, और ये कैसे हैं मुलेक्टोज है। नीग्रो कितने बन रहे हैं 1, व्हाइट कितना बन रहा है 1। तो पेरेंटल और नॉन पेरेंटल की अगर बात करें तो इस केस में मैक्सिमम जो प्रोजेनीज आ रही हैं बेटा वो कैसी आ रही हैं पेरेंटल आ रही है। समझ में आ गया, नो सॉरी 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 सॉरी, मेंडलिज्म में पेरेंटल आती है। अगर मैं बात करूं मेंडल के डाईहाइब्रिड क्रॉस की, तो मेंडल का जो डाईहाइब्रिड क्रॉस था बताओ उसमें पेरेंटल कितने थे और नॉन पेरेंटल कितने थे। तो पेरेंटल थे 10/16 और नॉन पेरेंटल थे 6/16, ये कंडीशन थी भाई। क्योंकि आपने पीछे पढ़ा था ना डाईहाइब्रिड में 9 कैसे थे राउंड येलो और 1 कैसा था व्रिंकल्ड ग्रीन। तो 10 पेरेंटल थे यानी पेरेंटल रेशियो यहां ज्यादा था और नॉन पेरेंटल कम थे। लेकिन यहां क्या हो रहा है, यहां ये है P1 और ये है P2। तो यहां पेरेंटल और नॉन पेरेंटल का जो रेशियो आ रहा है बेटा वो क्या आ रहा है, पेरेंटल केवल 2 हैं और बाकी 62 नॉन पेरेंटल। टोटल इसमें कितने गैमेट बनते हैं, यहां ट्राई हाइब्रिड जैसा होता है तो 8 गैमेट बनते हैं। तो 8 इधर बन गए और 8 इधर बन गए, तो टोटल 64 कॉम्बिनेशंस बनते हैं। ये वाला जिसमें एक भी डोमिनेंट नहीं है ये एक पेरेंट जैसा है, और जिसमें सारे डोमिनेंट है ये निग्रो जैसा है। तो क्लियर हो गई ना बात। आई अगला एक फिनोमेना है बड़ा इंपॉर्टेंट जिसको हम लोग बोलते हैं प्लियोट्रॉपिज्म। क्या बोला जाता है, प्लियोट्रॉपिज्म बोला जाता है। सीधे फेराइक्यूटेनुरिया ले लिया है हमने। एक बात और समझ लो बच्चे, अच्छा क्या बात यह है कि जब हम यहां बात कर रहे थे पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, तो इसमें मैनी जीन्स रेगुलेट वन फिनोटाइप। जीन्स 1 2 3 थे यहां, लेकिन जब हम प्लियोट्रॉपिज्म की बात करते हैं तो इसमें जीन तो होता है बेटा 1, लेकिन ये रेगुलेट करता है मोर देन 1 फिनोटाइप। जीन जो है, जीन कितना है एक, फिनोटाइप ज्यादा, इसको बोलते हैं प्लियोट्रॉपिज्म। क्या बोला गया भाई, चलो यही लिखते हैं, इसको बोला जाता है प्लियोट्रॉपिज्म। प्लियोट्रॉपिज्म बड़ा अच्छा एग्जांपल है इसका फेनाइलकेटोन्यूरिया। ये डिजीज होती है म्यूटेशन से जिसके कारण जीन जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंजाइम है फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज, सिंगल जीन म्यूटेशन हो जाता है जिसके कारण ये एंजाइम नहीं बनता। दिस एंजाइम इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंजाइम। क्या करता है ये फिनाइल एलानिन को, जो चाहे डायटरी प्रोटीन चाहे एंडोजेनस प्रोटीन, इस फिनाइल एलानिन को कन्वर्ट कर देता है टायरोसिन, और टायरोसिन से फिर आगे ऑक्सीडेशन, प्रोटीन सिंथेसिस, कैटेकोलामाइन, थायरॉक्सिन, मेलेन, बहुत सारे काम होते हैं। तो अगर ये एंजाइम एब्सेंट होगा तो जाहिर है ऑटोसोमल रिसेसिव म्यूटेशन है, यानी इसके केस में क्या होगा, डिजीज कब होगी, ये एब्सेंस कब होगा, जब स्मॉल है, यस ये कंडीशन आ जाएगी तो ये क्या हो जाएगा, इस कंडीशन के आने के बाद ये डिजीज हो जाएगी।
ये एंजाइम नहीं बनेगा तो जो फिनाइल एलानिन है ये इसमें कन्वर्ट नहीं होगा, टायरोसिन नहीं बनेगा। तो क्या होगा, तो ये जो फिनाइल एलानिन है इसके दूसरे मॉलिक्यूल बनने लग जाते हैं। फिनाइल पायरुविक एसिड बन गया, फिनाइल लैक्टिक एसिड बन गया, फिनाइल एसिटिक एसिड बन गया, और ये जाकर टिश्यू में एक्यूमुलेट होने लग जाते हैं। तो इसके कारण क्या होगा, इसके कारण जो कैरेक्टर डेवलपमेंट करेगा, मेंटल रिटार्डेशन हो जाएगा, रिडक्शन इन हेयर एंड स्किन पिगमेंटेशन। तीन बातें हो रही है। क्या क्या हो रहा है, मेंटल रिटार्डेशन हो रहा है एक बात, दूसरा क्या हो रहा है, रिडक्शन इन हेयर एंड स्किन पिगमेंटेशन हो रहा है। यानी कि वन जीन जो है, ये वन जीन है, और इस एग्जाम्पल में ये वन फिनोटाइप, टू फिनोटाइप और थ्री फिनोटाइप, एक ही जीन थ्री फिनोटाइप को रेगुलेट कर रहा है। दिस फिनोमेना इज टर्म्ड एज प्लियोट्रोपिज्म। समझ में आ गया ना, क्या हुआ है, एक जीन में म्यूटेशन हुआ है जिसके कारण फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम नहीं बना, और उसके कारण थ्री सिम्टम आए। कौन कौन से फिनाइलकीटोनुरिया के सिम्टम बताओ, मेंटल रिटार्डेशन हुआ, रिडक्शन इन हेयर एंड स्किन पिगमेंटेशन। क्लियर, समझ में आ गया। तो ये जेनेटिक्स का फर्स्ट लेक्चर यहां खत्म होता है। आज हमने मेंडलिज्म के बारे में बेसिकली पढ़ा। 8000 बीसी से 1000 बीसी ह्यूमन को पता चल गया कि वन ऑफ द कॉज ऑफ वेरिएशन इज हिडन इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और उसने आर्टिफिशियल ब्रीडिंग करवाई, सिलेक्शन कराया, और फिर एक सबसे इंपॉर्टेंट जो एग्जाम्पल आया साहिवाल का, वो डेवलप किया गया। साइंटिफिक बेसिस पहली बाहर इनहेरिटेंस का जो साइंटिफिक बेसिस दिया वो मेंडल साहब ने दिया। 7 ईयर काम किया मेंडल ने, है ना, 1856 से 1863 तक, और फिर इन्होंने अपने कंक्लूजन दिए। पाइसम सटाइवम पर इन्होंने काम किया, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, गार्डन पी के नाम से जानते हैं। 14 ट्रू ब्रीडिंग प्लांट लिए, 7 पेयर ऑफ कैरेक्टर्स लिए, और उनके ऊपर इन्होंने स्टडी की। तो पहले तो उन्होंने, उनकी सबसे खास बात क्या थी, इन्होंने एट अ टाइम वन कैरेक्टर को कंसंट्रेट किया। यानी कि क्या किया, इन्होंने मोनोहैब्रिड क्रॉस कराया। लेकिन मोनोहैब्रिड क्रॉस कराने के लिए इनके जो पेरेंट लिए, इन्होंने प्योर लाइन्स लिए। प्योर लाइन्स आर होमोजाइगस, कॉन्टिन्यूअस, कितनी भी जनरेशन तक ग्रो करा दो सेम फेनोटाइप देंगे। तो उसके बाद क्या किया इन्होंने, मोनोहैब्रिड क्रॉस में सबसे पहले क्रॉस पॉलिनेशन कराया और F1 हाइब्रिड लिया। वो जो हाइब्रिड था वहां 2 डिफरेंट एलील आए, जैसे कैपिटल टी और स्मॉल टी। एक एलील डोमिनेंट था, दूसरा रिसेसिव था। इन्होंने कहा चलो देखते हैं जरा F2 जनरेशन में क्या होता है। तो मेंडल की F1 जनरेशन तो क्रॉस पॉलिनेशन का रिजल्ट है, लेकिन जो F2 और फर्दर जनरेशन है वो सेल्फ पॉलिनेशन का रिजल्ट है। उसमें क्या हुआ, उसमें इनको वो जो रिसेसिव वाला कैरेक्टर था वो भी मिल गया। 25% जो प्रोजेनी थी उसमें रिसेसिव कैरेक्टर मिला, और 75% जो प्रोजेनी थी वो डोमिनेंट कैरेक्टर। तो इन्होंने बोला कि साहब ब्लेंडिंग नहीं होती है, देयर इज नो ब्लेंडिंग। लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन दिया। फिर डाइहैब्रिड क्रॉस से इन्होंने ये प्रूफ किया कि दो कैरेक्टर को जो हम एक साथ लेते हैं तो भी उनका जो सेग्रीगेशन है वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होता है। रेशियो 9:3:1 आता है फिनोटाइप रेशियो। अच्छा, मेंडेलियन रेशियो एक और बात इंपॉर्टेंट है। मेंडेलियन रेशियो जो है वो क्या होता है, फिनोटाइप रेशियो को बोलते हैं। क्लियर। फिर इसके कुछ एक्सेप्शन आते हैं, जैसे इनकम्प्लीट डोमिनेंस। जब हेटेरोजाइगस कंडीशन आती है तो दोनों पेरेंट में किसी जैसा नहीं होता, इंटरमीडिएट फिनोटाइप बनता है। कोडोमिनेंस क्या होता है, जब हेटेरोजाइगस कंडीशन आती है तो दोनों ही एक साथ डोमिनेंट हो जाते हैं, यानी दोनों पेरेंट के जो कैरेक्टर्स हैं, जो फिनोटाइप है, साइड बाय साइड मिल जाता है। क्लियर। और फिर हम आगे बढ़े और हमने पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस देखा, प्लियोट्रोपिज्म देखी। तो अब आगे बढ़ेंगे इसके बाद और पहुंचेंगे कि आखिर ये मेंडल का आपने जो फैक्टर की बात की, ये है कहाँ वास्तव में। तो शटन एंड वावेरी की बात आएगी, जिन्होंने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस दिया कि ये जो जीन है ये कहाँ है, ये क्रोमोसोम पर है। देयर इज अ पैरेललिज्म बिटवीन क्रोमोसोम एंड जीन। और फिर उसको एक्सपेरिमेंटली प्रूफ करेंगे मॉर्गन। तो ओके, ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको खत्म करेंगे, यानी आगे की जो कहानी है वो नेक्स्ट क्लास में लेंगे। ओके, ऑल द बेस्ट।